अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट की एक खास टेक्निक की, एक ऐसा मौजू जो आजकल काफी ज़ेरे बहस है। जी बिल्कुल। हमारे पास जो मवाद है वो पोशीदा सप्लाई डिमांड जोन्स के आइडिया पर फोकस करता है। हिडन सप्लाई डिमांड जोन्स, जी। और दावा ये है कि इन जोन्स को समझकर और साथ में ऑप्शंस को इस्तेमाल करके एक आप कह लें माहाना आमदनी बनाई जा सकती है। जी, मुस्तकिल आमदनी का दावा है। ये मालूमात एक तज्जिए पर मबनी है जो ये कहता है कि मार्केट मेकर्स यानी जो बड़े खिलाड़ी हैं मार्केट में, हाँ, वो खास कीमत की सतहों पर रिटेल ट्रेडर्स, छोटे ट्रेडर्स, उनके स्टॉप लॉस को टारगेट करते हैं। स्टॉप हंटिंग जिसे कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यही तज्जिया बताता है कि ट्रेडर्स खुद इन लेवल्स को अपने फायदे में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। तो आज हमारी कोशिश होगी कि इस मवाद के जो बुनियादी तस्वुरात हैं, जैसे पॉइंट ऑफ कंट्रोल या पीओसी, जी, फ्रेश जोन्स, टेस्टेड जोन्स, इनमें क्या फर्क है और ऑप्शंस की क्या हिकमत अमली दी गई हैं, इन सब को समझें। तो आइए इसका जरा गहराई से जायजा लेते हैं। जरूर। अच्छा, तो सबसे पहला और बुनियादी दावा इस मवाद का ये है कि मार्केट मेकर्स कुछ लेवल्स पर जानबूझकर स्टॉप लॉस हंट करते हैं। ये हैं पोशीदा सप्लाई डिमांड जोन्स। जरा इन जोन्स के बारे में बताएं। जी, देखिए, मवाद इन जोन्स को ना दो हिस्सों में बांटता है। एक है फ्रेश जोन्स, दूसरे टेस्टेड। फ्रेश और टेस्टेड। फ्रेश जोन का मतलब है कीमत की वो सतह जहां कीमत मतलब पहले कभी नहीं गई या जाने के बाद वापस नहीं आई। अच्छा, बिल्कुल नई सतह। बिल्कुल अनछुई। तज्जिया कहता है कि ऐसी सतहों पर मार्केट का रद्दे अमल ज्यादा तेज होता है, मतलब ज्यादा इम्कान है कि कीमत वहां से पलटे। और टेस्टेड जोन्स? टेस्टेड जोन वो है जिसे कीमत पहले ही एक आध बार या शायद 2-3 बार टेस्ट कर चुकी हो, छू चुकी हो यानी। जी। तो होता क्या है कि हर बार टेस्ट करने पर वहां के ऑर्डर्स कम होते जाते हैं, तो वो जोन कमजोर पड़ जाता है। अच्छा। तो शायद वहां से वैसा रद्दे अमल ना मिले जैसा फ्रेश जोन से मिलता है। तो फिर अमली तौर पर क्या फर्क करना चाहिए इन दोनों में ट्रेडिंग के हवाले से? जी, मवाद मशवरा देता है कि फ्रेश जोन्स पर आप आउट ऑफ द मनी यानी OTM क्रेडिट स्प्रेड्स बेचने का सोच सकते हैं। OTM क्रेडिट स्प्रेड्स, ये ऑप्शंस की एक किस्म है? जी, ऑप्शंस की एक हिकमत अमली है। आप शर्त लगाते हैं कि कीमत एक हद से बाहर नहीं जाएगी और प्रीमियम वसूल करते हैं। चूंकि फ्रेश जोन मजबूत समझा जाता है, वहाँ ये करना कम रिस्की हो सकता है। और टेस्टेड जोन्स पर? टेस्टेड जोन्स पर मशवरा ये है कि क्रेडिट स्प्रेड बेचने से गुरेज करें, क्योंकि उनके टूटने का मतलब ब्रेक होने का खतरा ज्यादा होता है। ये तो काफी वाज़ेह हिकमत अमली है। अच्छा, अब आते हैं इस चीज पर जिसका बहुत जिक्र है मवाद में, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, POC। ये क्या बला है और इतनी अहम क्यों? POC वाकई आप कह सकती हैं इस सारे तज्जिए का मरकज है। टेक्निकल तौर पर तो ये वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर की सबसे लंबी लकीर होती है। ट्रेडिंग व्यू जैसे प्लेटफॉर्म्स पर मिल जाता है। हाँ, मैंने देखा है, वो बारसी होती है। जी वही, ये दिखाती है कि माजी में किस कीमत पर सबसे ज्यादा ट्रेडिंग हुई है, सबसे ज्यादा शेयर्स या कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे बेचे गए। ठीक है। लेकिन मुवाद उसे सिर्फ एक टेक्निकल लेवल नहीं मानता, वो उसे इंस्टीट्यूशनल मेमोरी कहता है। इदारों की याददाश्त, ये क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि बड़े इदारे जैसे बैंक्स, फंड्स, वो इन लेवल्स को याद रखते हैं जहां माजी में बड़ी ट्रेडिंग हुई थी। क्यों याद रखें? क्योंकि उन्होंने खुद वहां बड़ी पोजीशंस ली या काटी होंगी। तो जब कीमत दोबारा वहां आती है ना, तो वो फिर से एक्टिव हो जाते हैं, या तो अपनी पोजीशन बचाने के लिए या नई बनाने के लिए। अच्छा। इसीलिए मुवाद कहता है कि POC लेवल्स अक्सर मैग्नेटिस की तरह काम करते हैं। कीमत वहां खींची चली आती है और वहां कुछ ना कुछ हरकत जरूर होती है। यानी माजी का मैदान जंग मुस्तकबिल में भी अहम। बिल्कुल, यही बात है। ठीक है, तो POC की अहमियत समझ आ गई। अब ये बताएं कि लोग इन जोन्स और POC को इस्तेमाल करते हुए क्या आम गलतियां कर बैठते हैं। मवाद इस बारे में कुछ कहता है? जी बिल्कुल, और ये बहुत अहम नुक्ता उठाया है आपने। मवाद एक बड़ी आम गलती बताता है जो टाइम फ्रेम से मुताल्लिक है। टाइम फ्रेम कैसे? होता ये है कि बहुत से ट्रेडर्स अपने जोन्स बनाते हैं बड़े टाइम फ्रेम पर, जैसे 1 घंटे या 4 घंटे के चार्ट पर।
लंबी तस्वीर देखने के लिए। हाँ, ये तो ठीक लगता है। ठीक लगता है, लेकिन जब ट्रेड लेने लगते हैं ना, तो वो देखते हैं 5 मिनट का चार्ट, बहुत छोटा टाइम फ्रेम। ओह, तो इसमें क्या मसला है? मसला ये है कि 5 मिनट के चार्ट पर बहुत शोर होता है, छोटी मोटी हरकतें जो बड़े टाइम फ्रेम के तज्जिए से बिल्कुल उलट हो सकती हैं। मसलन 5 मिनट पर कीमत तेजी से गिर रही हो, लेकिन 4 घंटे के चार्ट पर वो अब भी एक बड़े डिमांड जोन में हो, तो ट्रेडर घबराकर बेच देगा, हालांकि बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से खरीदने का मौका हो सकता है। यानी अपने ही तज्जिए के खिलाफ चले जाना। बिल्कुल, ये तजाद पैदा हो जाता है। तो फिर इसका हल क्या है? क्या सिर्फ एक ही टाइम फ्रेम देखें? नहीं, हल एक टाइम फ्रेम नहीं, बल्कि मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स को हम-आहंग करना है। अलाइन करना है? हम-आहंग करना? जी, मवाद कहता है कि कम से कम 3 टाइम फ्रेम देखें, जैसे 15 मिनट, 1 घंटा और 4 घंटे। इन तीनों पर जोन्स और पीओसी मार्क करें। ठीक है। फिर वो जगह तलाश करें जहां इन मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स की अहम सतहें यानी जोन्स और पीओसी एक दूसरे के बहुत करीब आ रही हों, इकट्ठी हो रही हों। अच्छा, मतलब एक ही जगह पर कई सिग्नल मिल रहे हों। बिल्कुल, इसी को मवाद कॉन्फ्लुएंस। कॉन्फ्लुएंस, ठीक है। तो इस कॉन्फ्लुएंस की क्या खास बात है? खास बात यह है कि ये ट्रेड के कामयाब होने के इम्कानात को बहुत बढ़ा देता है। मवाद तो दावा करता है कि ऐसी कॉन्फ्लुएंस वाली ट्रेड्स में कामयाबी की शरह 65 से 70% तक जा सकती है। 65-70%? ये तो बहुत है जी, काफी पुरकशिश है। यकीनन ये नंबर हर हाल में दुरुस्त नहीं होगा, लेकिन बुनियादी आइडिया यही है कि जब कई टाइम फ्रेम एक ही बात कह रहे हो तो वो सिग्नल ज्यादा काबिल भरोसा होता है। बात तो समझ आती है। अच्छा, तो अब हमने जोन्स, पीओसी और कॉन्फ्लुएंस समझ लिया। अब आते हैं असल मुद्दे पर, वो महाना आमदनी वाली हिकमत अमली। वो कैसे काम करती है? ये हिकमत अमली इन्हीं चीजों को इस्तेमाल करती है। बुनियादी तौर पर आप पीओसी के इर्द गिर्द ऑप्शन स्प्रेड्स बनाते हैं। 2 खास किस्म की बताई गई हैं, बुल पुट स्प्रेड और बेयर कॉल स्प्रेड। बुल पुट और बेयर कॉल। बुल पुट आप तब बनाते हैं जब आपको लगे कि मार्केट नीचे नहीं गिरेगी बल्कि ऊपर जाएगी या यहीं रहेगी। आप एक निचली सतह की पुट ऑप्शन पीई बेचते हैं और इससे भी नीचे की एक पुट खरीद लेते हैं हिफाजत के लिए। ठीक है, और बेयर कॉल? बेयर कॉल इसके उलट है। जब लगे कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगी बल्कि नीचे आएगी या यहीं रहेगी, तब आप एक ऊंची सतह की कॉल ऑप्शन सीई बेचते हैं और उससे भी ऊपर की एक कॉल खरीद लेते हैं। तो मतलब आप कीमत के एक दायरे में रहने पर पैसा लगा रहे हैं और शुरू में ही प्रीमियम जेब में। बिल्कुल सही। ये नॉन डायरेक्शनल हिकमत अमली है। आपको प्रीमियम शुरू में मिल जाता है। अगर एक्सपायरी तक कीमत आपकी बेची हुई ऑप्शन की सतह के अंदर रहती है तो सारा प्रीमियम आपका मुनाफा। इसकी कोई मिसाल है मवाद में, ताकि जरा आसानी से समझ आए? जी हाँ, बैंक निफ्टी की मिसाल दी है। फर्ज करें बैंक निफ्टी चल रहा है 52,800 पर। ठीक है। और पिछली एक्सपायरी का पीओसी था 52,600 पर। अब आपका तज्जिया कहता है कि मार्केट 52,600 से ज्यादा नीचे नहीं जाएगी, कॉन्फ्लुएंस वगैरह देखकर। जी, तो आप एक बुल पुट स्प्रेड बना सकते हैं, जैसे 52,400 की पुट बेची और 52,200 की पुट खरीद ली। अच्छा, 52,400 की पुट बेची यानी शर्त लगाई कि कीमत 52,400 से ऊपर रहेगी। बिल्कुल। तो इस मिसाल में नफा नुकसान का क्या हिसाब है? मिसाल के मुताबिक फर्ज करें ये स्प्रेड बेचकर आपको मिले 7,200 रुपए का प्रीमियम फी लॉट। ठीक है। अगर एक्सपायरी पर बैंक निफ्टी 52,400 या उससे ऊपर बंद होता है तो ये पूरे 7,200 आपके। ये आपका ज्यादा से ज्यादा मुनाफा है। और अगर नीचे चला गया तो? अगर कीमत 52,200 या इससे नीचे चली गई तो आपका ज्यादा से ज्यादा नुकसान होगा 8,800 रुपीज। ये पहले से तयशुदा और महदूद है। यानी रिस्क मालूम है। जी, यही उसकी खूबसूरती है। एक और बात नोट करने वाली है, मवाद इसे साइकोलॉजी बफर कहता है। साइकोलॉजी बफर? वो क्या है? मिसाल में देखें, पीओसी 52,600 पर था, लेकिन पुट बेची गई 52,400 पर, 200 पॉइंट नीचे। हाँ, ये फासला क्यों? ये बफर इसलिए ताकि मार्केट की जो अचानक तेज हरकतें होती है ना, whipsaws, हाँ, वो ऊपर नीचे झटके से, जी, उनसे बचा जा सके। अगर आप बिल्कुल पीओसी पर पोजीशन बनाएंगे तो एक छोटा सा झटका भी आपको परेशान कर सकता है।
ये 200 पॉइंट का फासला आपको थोड़ा सांस लेने का मौका देता है। ये तो बहुत अमली बात है। अच्छा, ट्रेड ले ली, अब उसे संभालना भी है। ट्रेड मैनेजमेंट के बारे में क्या उसूल बताए गए हैं? जी, 2 अहम उसूल हैं। पहला, मुनाफा लेने के बारे में। मवाद कहता है कि जब आपको अपने मुमकिना ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफे का तकरीबन 50% मिल रहा हो तो पोजीशन बंद कर दें। अच्छा, पूरा इंतजार ना करें? नहीं, वो कहते हैं लालच न करें। पिछली मिसाल में 7,200 रुपए का ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा था, तो जैसे ही 3,600 रुपए मुनाफा दिखे आप निकल जाएं। इससे मुनाफा हाथ से जाने का खतरा कम हो जाता है। ठीक है। और दूसरा उसूल? दूसरा उसूल तब के लिए है जब ट्रेड आपके खिलाफ जाने लगे। फर्ज करें बुल पुट बेचा था और कीमत नीचे आके पीओसी को टेस्ट करने लगी। हाँ, ये तो डराने वाली सूरत हाल है। मवाद कहता है घबराएं नहीं। अगर आपका तज्जिया अब भी कहता है कि पीओसी होल्ड करेगा, तो आप एक और स्प्रेड शामिल करने का सोच सकते हैं, स्केल इन कर सकते हैं। यानी और पोजीशन ले लें? जी, उससे आपकी औसत कीमत बेहतर हो सकती है। लेकिन यहाँ एक वार्निंग है, ये सिर्फ तज्जिए की बुनियाद पर करना है, गुस्से में या पिछला नुकसान पूरा करने के लिए नहीं करना। यानी रिवेंज ट्रेडिंग से बचना है? बिल्कुल, वो तो तकरीबन हमेशा नुकसान ही देती है। ये मुनाफा और नुकसान संभालने के अच्छे नुकात हैं, लेकिन टेक्निकल बातों से हटकर नफ्सियात का क्या किरदार है? मवाद इस बारे में कुछ कहता है? ट्रेडिंग में ज़हनियत कितनी अहम है? बहुत अहम है और मवाद ने इस पर काफी जोर दिया है। एक बड़ी बात ये कही गई है कि ट्रेडर्स का सबसे बड़ा मसला ये सोचना है कि मार्केट मेरे खिलाफ है। हाँ, ये ख्याल तो आता है अक्सर। मवाद कहता है ये बिल्कुल गलत फहमी है। मार्केट गैर जानिबदार है, न्यूट्रल है, इसकी कोई जाती दुश्मनी नहीं किसी से। तो फिर नुकसान क्यों होता है? नुकसान होता है ट्रेडर की अपनी वजह से, उसके अपने तासुबात यानी बायस, उसके जज्बात, डर, लालच, जल्दबाजी और एक वाज़ेह प्लान की कमी। सही। मार्केट तो बस चल रही है। जी, वो मौके भी देती है, खतरात भी। आप उनसे कैसे निपटते हैं ये आपकी नफ्सियात और डिसिप्लिन पर है। इसी नफ्सियात से जुड़ी एक बात पीओसी लेवल पर रवैये के बारे में भी थी। रिटेल ट्रेडर्स और बड़े इदारे, उनमें क्या फर्क बताया गया है? ये बहुत दिलचस्प मुशाहिदा है। मवाद कहता है कि जब कीमत गिरकर किसी अहम पीओसी पर आती है तो बहुत से रिटेल ट्रेडर्स घबरा जाते हैं, पैनिक सेलिंग करते हैं। क्यों? शायद पहले ही नुकसान में हो या डरते हैं कि ये लेवल टूट जाएगा और कीमत मजीद गिरेगी, तो वो बेचना शुरू कर देते हैं। और बड़े इदारे वो क्या करते हैं? वो बिल्कुल उल्ट, वो इस पीओसी लेवल को अक्सर खरीदारी का मौका समझते हैं। अच्छा। चूंकि रिटेल बेच रहा होता है, उन्हें कम कीमत पर अपनी मर्जी की मिकदार खरीदने का मौका मिल जाता है, वो एक्यूमुलेट करते हैं। वाह, ये तो बिल्कुल मुख्तलिफ ज़ाविया है। तो एक आम ट्रेडर को क्या करना चाहिए ताकि वो इस पैनिक सेलिंग का शिकार ना हो? मशवरा बहुत वाज़ेह है, प्लानिंग और डिसिप्लिन। ट्रेड लेने से पहले तय करें एंट्री कहाँ लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है और मुनाफा कहाँ लेना है। सब कुछ पहले से तय हो। जी बिल्कुल, ठंडे दिमाग से। और जब प्लान बन गया, ट्रेड ले ली, फिर इस प्लान पर कायम रहना है, सख्ती से। मवाद तो यहाँ तक कहता है कि ट्रेड लेने और ऑर्डर लगाने के बाद बार बार स्क्रीन ना देखें। क्यों? क्योंकि कीमत की हर टिक टिक आपके जज्बात को भड़का सकती है, डर या लालच पैदा कर सकती है। आप अपने प्लान से हट सकते हैं। भरोसा अपने तज्जिए पर करें, हर लम्हे की कीमत पर नहीं। ये वाकई नज़्म व ज़ब्त का तकाजा करता है। अच्छा, क्या इस मवाद में मजीद सीखने के लिए कुछ वसाइल जैसे किताबें वगैरह का भी जिक्र है? जी हाँ, कुछ वसाइल बताए गए हैं। 2 किताबें खास तौर पर। एक तो मार्क डगलस की ट्रेडिंग इन द जोन, ये तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर क्लासिक मानी जाती है। हाँ, इसका नाम बहुत सुना है। और दूसरी किताब है द अनलकी इन्वेस्टर्स गाइड टू ऑप्शंस ट्रेडिंग। ये शायद ऑप्शंस को आसान करके समझाती है। ठीक है। और क्या? एक ट्रेडिंग व्यू का मुफ्त टेम्पलेट दिया गया है जिसमें शायद पीओसी और ये जोन्स वाले इंडिकेटर सेट हो। अच्छा, ये मददगार हो सकता है। एक ऑप्शन स्प्रेड कैलकुलेटर का भी जिक्र है, शायद गूगल शीट में। और मुमकिन तौर पर एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी, जहां शायद हफ्तावार अपडेट्स मिलती हो। चलें तो खुलासा करते हैं। ये मवाद हमें बताता है कि सप्लाई डिमांड जोन्स, खासतौर पर फ्रेश और टेस्टेड का फर्क, पीओसी और टाइम फ्रेम कन्फ्लुएंस को समझकर जी ऑप्शंस की क्रेडिट स्प्रेड हिकमत अमली से माहाना आमदनी बनाने की कोशिश की जा सकती है। बिल्कुल। और इस सारे तकनीकी ढांचे के साथ साथ
नफ्सियात, प्लानिंग और डिसिप्लिन पर बहुत ज़्यादा जोर है। ये समझना कि मार्केट न्यूट्रल है और पीओसी पर रिटेल और इदारों का रवैया मुख्तलिफ होता है। सही। ये सारे नुकात उन लोगों के लिए अहम हैं जो टेक्निकल एनालिसिस और ऑप्शंस ट्रेडिंग में दिलचस्पी रखते हैं और अपनी कारकर्दगी बेहतर करना चाहते हैं। यकीनन। और इस सारी बातचीत के बाद ना एक सवाल जहन में छोड़कर जाना चाहूंगी जिस पर सोचा जा सकता है। जी? वो ये कि अगर पीओसी और ये सप्लाई डिमांड जोन्स इतने ही काबिले भरोसा हैं और ये मालूमात अब आम है, तो क्या बड़े इदारे इन तकनीकों को नाकाम नहीं बना सकते या उनका फायदा उठाकर रिटेल को नुकसान नहीं पहुंचा सकते? ये तो सोचने वाली बात है। या फिर क्या उन तकनीकों की कामयाबी सिर्फ तकनीक पर मुनहसर नहीं, बल्कि उस पर है कि उन्हें कौन, कब, कैसे और किस ज़हनी पुख्तगी के साथ इस्तेमाल कर रहा है? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि ट्रेडिंग में सीखने और तनकीदी नज़र रखने का अमल कभी ख़त्म नहीं होता।